नमस्ते दोस्तों। कल हमने बहुत उम्मीदों के साथ शुरुआत की थी कि अब यूएस का टैरिफ हट गया है, ट्रम्प टैरिफ हट गया है, तो हमारा मार्केट काफी फ्लुएंटली अब अपवर्ड्स चलेगा। कल का दिन बहुत अच्छा गया, 3% जंप भी आया, लेकिन शाम आते आते बैड न्यूज आना शुरू हो गई। यूएस में आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स काफी गिरने लगे। हमारे खुद के एडीआर, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब में क्रैश आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या है ये एंथ्रोपिक जिसके कारण अब हमारे आईटी इंडस्ट्री को एक नया चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है? ये देखेंगे। और साथ में मैं बात करूंगा आज एक ऐसे नए सेक्टर की जिसका सेटअप बहुत अच्छा है और जिसमें काफी अपॉर्चुनिटीज हमको आने वाले हफ्ते में मिल सकती है। तो आइए ज्वाइन करते हैं मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो एज ऑलवेज ये जो कुछ भी डिस्कशन मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ लर्निंग के लिए है, मेरी खुद की मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। और जो लोग बिजी हैं, खुद मार्केट में ज़्यादा वक्त नहीं बिता सकते, उनके लिए मेरी तरफ से जो कुछ भी रिसर्च मैं कर सकता हूं वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूं। किसी भी हालत में किसी भी स्टॉक को, किसी भी सेक्टर को आपने बाय और सेल एडवाइस नहीं लेना है। तो आज सबसे बड़ी जो बैड न्यूज आई थी सवेरे, वो थी कि यूएस में करीब करीब 280 बिलियन डॉलर का आईटी सेक्टर का जो मार्केट है वो वाइप आउट हो गया है। और ये वाइप आउट क्यों हुआ? क्योंकि एआई में एक नए फंक्शन का लॉन्च हुआ है। और किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है एंथ्रोपिक एआई ने, जो कि क्लाउडे के प्रोड्यूसर है। बेसिकली दे आर द वन जिनका ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को उन्होंने कंटेक्चुअली बहुत स्ट्रांग बनाया है। कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट के लिए इसका काफी यूज किया जाता है। लेकिन रिसेंट अपग्रेड में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन ऐड किए हैं अंडर क्लाउडे कोवर्क, जिसने बहुत हद तक रिस्क क्रिएट कर दी है हमारी कस्टमाइज्ड, हमारी रेगुलर आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए। अगर हम आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज का गैमेट देखें तो वो क्या करते हैं? आईटी सर्विसेज इंडस्ट्रीज का यूज जो उनके क्लाइंट करते हैं वो करते हैं बेसिकली तीन चार चीजों के लिए। एक होता है प्रोसेस कंट्रोल के लिए, वो चाहते हैं कि उनके अंदर की कंपनी के जितने भी प्रोसेस हैं वो कंट्रोल्ड मैनर में चले, राइट अथोराइजेशंस के साथ चले। दूसरा, उसका यूज होता है डेटा इंटीग्रिटी के लिए, जो कुछ भी डेटा फीड किया जा रहा हो बराबर से चेक हो, वो प्रॉपरली एंटरप्राइज के अलग अलग इलाके में उसका इम्पैक्ट दिखाई दे। तीसरा, इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री का यूज किया जाता है प्रोसेस एफिशिएंसी में। हम चाहते हैं कि कम से कम लोग ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का काम कर सकें। तो इस सब काम को करने के लिए आईटी इंडस्ट्री अपने तरफ से सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट देती है, वर्कफ्लोज देती है, जिससे कि इन बिजनेसेस का, इन क्लाइंट्स का काम एफिशिएंटली चलता है। और इसके पीछे बहुत बड़ी मैन पावर आज की तारीख में लगती है। लेकिन एंथ्रोपिक ने जो किया है, 30 तारीख को उन्होंने जो मेजर लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है एक प्लगइन इन द क्लाउड कोवर्क के इन्वायरमेंट में, जो कि मेनली देख रहा है लीगल एक्टिविटीज की तरफ। और लीगल एक्टिविटीज की जो केस स्टडीज यहाँ पे है वो ऐसी हैं कि आप उसको कुछ भी एग्रीमेंट बनाने को दे दीजिए, आपके सेट ऑफ रूल के अकॉर्डिंगली वो बना के भी दे सकता है। आपके पास जो एग्रीमेंट के जो प्रपोजल्स आए हैं उनको रिव्यू भी कर सकता है, चेंजेस भी प्रपोज कर सकता है, रेड फ्लैग्स भी क्रिएट करके दे सकता है, अपने इंसाइट्स भी बहुत एफिशिएंटली दे सकता है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जो पहले मैन पावर लगती थी इन सब एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, वो कम लगने वाली है या बहुत हद तक नहीं भी लगने वाली है। तो ओवरऑल आपकी प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी, इसके अंदर मैन पावर भी कम लगेगी। ये उनका स्टार प्रोडक्ट है जिसके कारण ये पूरा रिपल इफेक्ट कल मार्केट में दिखाई दिया। लेकिन इसको छोड़ के भी उनके काफी अलग अलग क्लाउडे के जो है एजेंट्स हैं, जो कि प्लगइन्स हैं, जो इसके कोवर्क इन्वायरमेंट में आते हैं। जो मैंने आपके साथ अभी बात की, दैट वाज क्लोडे का लीगल प्लगइन, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर, राइट। उसके बाद उनके पास है प्रोडक्टिविटी प्लगइन। अब प्रोडक्टिविटी प्लगइन क्या करता है? आपके लिए वर्क फ्लोज क्रिएट करके देता है, अक्रॉस प्रोसेसेस ये रन हो जाते हैं, अक्रॉस एंटरप्राइजेस, अक्रॉस एप्लीकेशंस और डोमेन्स चलते हैं। और ये डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट की जा सकती है। और इसके कारण जो एप्लीकेशन है आपके ईआरपी रिलेटेड अप्रूवल्स प्रोसेसेस हैं, जो आपके एप्लीकेशन है मार्केटिंग और सेल्स के अप्रूवल रिलेटेड,
वो भी बहुत एफिशिएंटली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। इसके और प्लगइन जो आए हैं वो आए हैं सेल्स और मार्केटिंग में भी। सेल्स में आपकी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, उन अपॉर्चुनिटीज के साथ फॉलोअप क्रिएट करना, उनके साथ कस्टमाइज मैसेजिंग करना, कस्टमाइज प्रेजेंटेशन करना, कस्टमाइज सेल्स पिच करना, ये सब क्लॉडे का सेल्स प्लगइन काम करता है। और उसी तरफ मार्केटिंग का जो प्लगइन है वो कस्टमाइज्ड कैंपेन ड्राइव कर सकता है, अपने जो पॉसिबल मार्केट्स है उनमें फॉलोअप क्रिएट कर सकता है, रिपोर्ट्स और डेटा एनालिटिक्स भी दे सकता है, जो कि बहुत हद तक आज की तारीख में आपको सेल्स फोर्स और सीआरएम के प्रोडक्ट्स देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ लीगल रिव्यू जो एक प्रोसीजरल काम है उसको छोड़ करके अब क्लॉडे के जो प्लगइन्स हैं वो अलग अलग कोर डोमेन के जो एप्लीकेशंस के उनके पीछे आ गए हैं। और इस क्षेत्र में हमारी आईटी इंडस्ट्रीज, विप्रो बोलिए, इंफोसिस बोलिए, कोफोर्ज बोलिए, एक्सेंचर बोलिए, इनकी बहुत बड़ी मैन पावर क्लाइंट्स को हेल्प करती है। अगर ये सब ऑटोमेट होने लग गया, एक तो ये जल्दी से डिप्लॉयबल है तो डिप्लॉयमेंट के लिए भी कम लोग लगेंगे, डिप्लॉयमेंट के लिए भी कम वक्त लगेगा। और आईटी इंडस्ट्री कैसे चलती है? बिलिंग के ऊपर। कितने रिसोर्सेज आप प्रोजेक्ट में लगाते हैं, वो कितना वक्त स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर रिसोर्सेस ही कम लगेंगे, वक्त भी कम लगने वाला है, तब आ जाता है बड़ा प्रॉब्लम कि आखिर फिर रेवेन्यू आएगा कहाँ से हमारी आईटी इंडस्ट्री के लिए। और इसी पैनिक के कारण जो बड़ा इम्पैक्ट कल देखा गया यूएस मार्केट में, अराउंड 280 बिलियन जो मार्केट का कैप है, दैट हैज गॉट वाइप्ड आउट इन द यूएस मार्केट्स। बड़े बड़े फॉल्स देखे गए। जो नैस्डैक है वो अराउंड 1.5% गिरा है। वहीं पे आपने गार्टनर को देखा है 25%, ईपैम 13%, और काफ़ी कुछ यूरोप की डेटा फर्म्स हैं उन्होंने भी 10% लूज किया है। हमारे इंडिया के सर्विस इंडस्ट्रीज के जो एडीआर्स वहाँ पे लिस्टेड है, इन्फोसिस ने 6% लॉस किया है, विप्रो ने भी 6%, कॉग्निजेंट ने 10% तक का लॉस किया है। और ये जो डैमेज है ना, ये बहुत हद तक हम सोचते थे कि एआई इम्पैक्ट करेगा आईटी इंडस्ट्री को, लेकिन इतना जल्दी इतनी बड़ी तरीके से इम्पैक्ट करेगा, इस फैक्ट को अब ये धीरे धीरे करके उजागर कर रहा है। तो जो हमको पॉसिबिलिटीज लगती है, अब वो धीरे धीरे करके हकीकत बन रही है। और इसी पैनिक ने आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा क्रैश क्रिएट किया। तो आज का जो हमारे सेक्टर्स थे जिसमें काफी अच्छा रनअप मिल रहा था, यानी जहां पे लग रहा था कि कल की बाइंग के बाद आज फॉलो थ्रू बाइंग आएगी, वो पूरी तरह से रुक गई और मार्केट बहुत हद तक साइडवेज चलता रहा। अब इस सिचुएशन में आईटी इंडस्ट्री की जो हालत है उसको मैं तो टच मी नॉट कहूंगा। मैं किसी भी हालत में, मेरा प्रेफरेंस है आई टिपिकली वर्क ऑन मोमेंटम बेसिस, मेरा प्रेफरेंस है मैं ट्रेंड बेसिस पे काम करता हूं। लेकिन अगर कोई सेक्टर, उसके अंदर के लीडर्स ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड चालू होता है क्रैश होता है, ऐसी सिचुएशन में मैं उनको हाथ नहीं लगाता हूं। और इसीलिए मेरे लिए, आपके लिए भी ये स्पेशल इनपुट है कि जब तक यहाँ पे स्ट्रेंथ ना दिखाई दे, प्लीज इनको हाथ मत लगाइएगा। काफी लोग बातें करते हैं कि दिस इज द टाइम, आपने इस सेक्टर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा है। बट आपको फ्रैंकली बता दूं, जब आपके पास मार्केट में क्लियरिटी नहीं रहती है तब आप लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी जाकर के अपनी पोजीशंस लेंगे, जल्दी से जल्दी आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सेक्टर, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में काम करेगा या नहीं। और हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होती है मार्केट में काम करने की, अपने फंड को अलोकेट करके रुकने की। और मैं जहां तक सोचता हूं, हम मार्केट में क्यों आते हैं, हम मार्केट में आते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे डिप्लॉयड कैपिटल को ग्रो कर सके। लेकिन उसको अगर हम डिप गिरते हुए स्टॉक्स में, गिरते हुए सेक्टर में लगाएंगे तो वी आर पुटिंग देम एट रिस्क। तो इस समय पे मेरे लिए आईटी सेक्टर जो है वो बहुत हद तक एक नोगो सिचुएशन है, हमने उसको टच नहीं करना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द इनपुट। लेकिन फिर किस सेक्टर को आज हमने टच करना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का दिन अगर हम देखते हैं तो मैं बात करूंगा हमारे डेली ट्रैकर से। तो यहाँ पे मैंने लिया है सेक्टर्स टू स्टॉक्स का मेरा डैशबोर्ड। अगर आप बनाना चाहते हैं डैशबोर्ड जिसके थ्रू मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को देखिएगा। इसमें मैंने लॉजिक भी दिया है कि किस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया है, एज वेल एज स्टेप्स भी दिए हैं, ताकि आप अपनी तरफ से मार्केट में चलने वाले सेक्टर्स को ढूंढ सके
और उनके अंदर के स्टॉक्स को भी। तो आइए देखते हैं किन सेक्टर्स में वीकनेस था आज, किन सेक्टर्स में स्ट्रेंथ थी, और कौन सा वो सेक्टर है जो एक स्पेशल सेटअप पे खड़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज का गिरने वाला सबसे बड़ा सेक्टर था सीएनएक्स आईटी। करीब करीब 6% गिरा है। दूसरी तरफ बाकी सब सेक्टर्स पॉजिटिव थे। मिनिमम गिरावट जो आई थी उसके बाद भी आई थी निफ्टी डिफेंस में, क्योंकि जो काफी चल चुका था इस हफ्ते में थोड़ा थक रहा है, आराम कर रहा है। और दूसरा सीएनएक्स फार्मा, हेल्थ केयर। लेकिन इनको छोड़ करके हेल्थ केयर में मेरे ख्याल से गिरावट आने का कारण है कि इंडिया की जो एग्रीमेंट हुई यूएस के साथ, उसमें कई जगह पे हमने डिवाइसेस के जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर से टैरिफ हटा दिया है। तो कहीं पे तो भी ये कंपटीशन सा क्रिएट कर रहा है, जिसकी क्लियरिटी धीरे धीरे करके इस सेक्टर में आएगी। लेकिन इन्वेस्टर्स अभी इनसे दूर रहना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। राइट। लेकिन वो एक विनिंग सेक्टर है जिसने आज हमको यहाँ पे एंट्री के लिए प्रपोज किया है। तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे दो सेक्टर्स आए हैं एंट्री के लिए, एक है सीएनएक्स एनर्जी और बैंक निफ्टी। तो मेरा फोकस आज किस तरफ है? सीएनएक्स एनर्जी के चार्ट के ऊपर है। और हम इस एनर्जी सेक्टर के बाकी के स्टॉक्स को भी देखेंगे, जिनमें आपको चार्ट स्टडी करके अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। राइट। यहाँ पे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को लें, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि एनर्जी सेक्टर है, इसने पॉजिटिविटी दिखाई है। और उसको हम कैसे जज कर सकते हैं? तो एनर्जी का चार्ट देखिए आप, सीएनएक्स एनर्जी का, आपको क्लियरली दिखेगा कि एक रेजिस्टेंस के नजदीक खड़ा है। यहाँ से जैसे ही करीब करीब 37,000 को ये क्रॉस करेगा, एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होने वाला है। और चांसेस हैं कि यहाँ से एक रनअवे मूव आ सकती है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखेंगे इसकी पिछली मूव को, तो उसको जानने के लिए मैं सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ, ताकि आराम से आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर कैसा ट्रेंड हुआ था पिछली रैली में। तो पिछली रैली में भी आप देख सकते हैं इसने शुरुआत की थी 24,000 से, और करेक्ट होते होते आ गया था 39,000 पे। तो 24,000 से 39,000 इज अराउंड 15,000। सो 15,000 बाय 24,000, तो आप देखेंगे कि कहीं पे तो भी इसमें अराउंड 66% की रैली आई थी। यानी 24 को अगर आप 16 कर दें तो 2/3 की परसेंटेज ग्रोथ हुई है। तो अराउंड 60% की इसमें रनअवे रैली में ग्रोथ हुई थी पिछली रैली में, जो 2023 में चालू हुई है। पॉसिबिलिटीज हैं कि यहां से यही बिहेवियर दिखाता हुआ ये सेक्टर फिर अपनी स्ट्रेंथ में और रैली कर सकता है। इसमें मुझे पॉजिटिविटी क्यों नजर आ रही है? एक तो रुपया स्ट्रांग हो गया है डॉलर के अगेंस्ट, तो आपकी जो पेट्रोल की, क्रूड की जो प्रोक्योरमेंट है उसकी कॉस्ट नीचे आ रही है। ऊपर से वेनेजुएला में जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें ओएनजीसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओएनजीसी विदेश का, और वेनेजुएला से जो क्रूड आएगा उसमें भी कॉस्ट बेनिफिट है, उसमें भी बेनिफिट है इंडिया को फर्दर मार्केट लेने के लिए, क्योंकि यूएस चाहता है कि वेनेजुएला का ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट हो, और उसकी प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी इंडिया के पास है। तो डेफिनेटली ये पूरा जो चर्न है वो हमारी एनर्जी सेक्टर को हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जो हेल्प करेगी वो अगेन यूएस के हटाए गए टैरिफ्स हैं, जिसके कारण काफ़ी हमारे जो कंपनीज हैं एनर्जी सेक्टर की, उनके एक्सपोर्ट्स में भी आपको बहुत बेनिफिट आता हुआ दिखेगा। राइट। ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव, यहाँ पे अगर हम सेक्टर का एनालिसिस करते हैं तो फिर एनर्जी सेक्टर में किन स्टॉक्स को आपने देखना चाहिए। तो मैंने खुद पैटर्न्स देखे हैं, तो जिन स्टॉक्स के पैटर्न्स मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं सिर्फ उनके नाम आपको बताता हूं, आप खुद जा करके इनके चार्ट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेनली जो कंपनियां हैं जिनके सेटअप्स अच्छे हैं, वन ऑफ देम इज सीमेंस। सीमेंस एक एमएनसी बिजनेस है। वी ऑल नो ये बड़ा जायंट है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के रेलवे सेक्टर में, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया के पावर सेक्टर में। तो मल्टी क्लोग्रोमेट, मल्टी सेक्टरल एक्सपोजर है इसका। बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज है। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का खुद का स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। दूसरा एनर्जी सेक्टर में अच्छा सेटअप आपको दिखेगा, दैट इज एनटीपीसी। थर्मल पावर प्लांट है, एनर्जी डिमांड्स बढ़ने वाली है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिबेट दिया है कि टैक्स हॉलीडे दिया है फॉर ऑल द डेटा सेंटर्स, उसके कारण भी पावर बढ़ती हुई, पावर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। और यही पॉजिटिव होगा एनटीपीसी के लिए। इसका भी सेटअप आप चार्ट्स पे देख सकते हैं, इट इज लुकिंग प्रिटी स्ट्रांग। ऑयल इंडिया इज अनदर वन जिसको आप देख सकते हैं। ये ऑयल इंडिया की बात ऐसी है कि ये एक बेस में से नीचे से ऊपर निकल के आ रहा है, तो काफी कुछ इसका सेटअप आपको सीएनएक्स एनर्जी जैसा ही दिखेगा। और ये सेटअप भी आप देखेंगे तो एक वीसीपी सा दिखता है,
वीसीपी बोलिए, या आप इसको कप एंड चीट करके भी बता सकते हैं, जिसके बाद इसमें अच्छी रैली आने की संभावनाएं हैं। और एक बड़ी चीज है कि ये जो बिग जायंट्स है इंडियन गवर्नमेंट के, इनके टिपिकली वैल्यूएशंस भी कम है और डिविडेंड यील्ड भी ज्यादा है। तो हम एक नजर दौड़ाएंगे डिविडेंड यील्ड कैसा है ऑयल इंडिया का, फिर बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम ऑल टाइम हाई पे आके खड़ा है, कप एंड हैंडल का पैटर्न है। इसके चार्ट्स में भी आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो इनको वॉच लिस्ट पे रखिए। बिल्कुल बायर सेल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ। अपने तरफ से एनालिसिस करिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं यू कैन फर्दर गो एंड टेक योर ओन प्लान ऑफ एक्शंस ओवर हियर, राइट। अगला है इंडियन ऑयल, अगेन ऑल टाइम हाई के नजदीक है, कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। कीप अ वॉच ऑन दिस, दिस इज ऑल्सो लुकिंग प्रिटी गुड। देखेंगे हम इसके डिविडेंड यील्ड को भी जल्दी जा करके। और जी टी एन डी, वरना ये पावर ट्रांसमिशन में बहुत स्ट्रांग है, और इसके अंदर भी आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे मूव्स आते हुए दिख सकते हैं। ऑल टाइम हाई को टच करने वाला इस सेक्टर का ये काफी हद तक पहला स्टॉक है। तो लीडर विद इन द लीडिंग सेक्टर, डेफिनेटली दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस, राइट। तो जल्दी से देखते हैं कि इन कंपनियों के डिविडेंड यील्ड कैसे हैं, ताकि आपको कंफर्ट आ जाएगा कि इसको अलग एंगल से भी आप कंट्रीब्यूशन में ले सकते हैं। तो ओएनजीसी, तो ओएनजीसी का मैंने आपको कहा है, ये देखिए इसका डिविडेंड यील्ड 4.59, विच इज मैसिव। स्टॉक का पी वैल्यूएशन वाइज भी बहुत चीप है, राइट। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे ओएनजीसी में दिखेगा। लेट मी लुक इनटू इट्स पीयर्स, तो इसके पीयर्स में ही आपको ऑयल इंडिया भी दिखेगा। एंड लेट्स लुक एट ऑयल इंडिया देन। ऑयल इंडिया का भी सेटअप आपको मैंने बताया है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी डिविडेंड यील्ड अराउंड 2.27 का है, वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टेबल है। बिग जायंट्स है ये, इंडिया के बहुत बड़े जायंट्स हैं, एंड डेफिनेटली दे आर द वंस विच आर डिपेंडेबल, राइट। अगला देखते हैं आईओसी, क्योंकि आईओसी भी सेटअप में अच्छा दिख रहा है। इसके अंदर आपको फिर से मिलेगा डिविडेंड यील्ड अराउंड 3%, वैल्यूएशन कंफर्ट एट स्टॉक पी ऑफ 10। तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन पीएसयूज के, वैल्यूएशन वाइज बहुत रिच है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन है, डिविडेंड यील्ड भी हाई है। इसके कारण ये सेक्टर आपके लिए एक स्पेशल केस बन सकता है। लेट्स लुक एट बीपीसीएल, क्योंकि जब भी मेरी पीएसयू पे नजर जाती है तो पहली चीज जाकर के मैं देखता हूँ वैल्यूएशंस, जो कि काफी हद तक चीप रहते हैं। दूसरा डिविडेंड यील्ड, इसका भी डिविडेंड यील्ड देखिए आप 4.58%। तो ये सब एनर्जी सेक्टर के पीएसयूज हैं, बिग जायंट्स हैं, कहीं नहीं जाने वाले, ऐसे इनकी सेटअप्स हैं, बेसिकली इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है। और दूसरी बात है डिविडेंड यील्ड हाई है, वैल्यूएशंस देखिए 6.65 का है बीपीसीएल में। चार्ट का सेटअप भी आपको देख के लगेगा कि ये बहुत करेक्ट होकर के अभी एक काइंड ऑफ रैली में निकल पड़ा है, ऑल टाइम हाई के नजदीक जाकर के खड़ा है। तो ऑल टाइम हाई के नजदीक खड़े स्टॉक के अंदर आपको वैल्यूएशंस में इतना बड़ा कंफर्ट है, आपको डिविडेंड यील्ड इतना बड़ा मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। तो एनर्जी सेक्टर के इस एनालिसिस को डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, ये बहुत काम आ सकता है आपके टू पिक विनर्स इन दिस न्यू रैली, राइट। तो ये सब मैंने कहाँ से आइडेंटिफाई किया, सिंपली हमारा सेक्टोरल डैशबोर्ड जो डेली ट्रैक करता है किन सेक्टर्स में कैसे मूव्स आए हैं, वीकली लेवल पे देखता है किन सेक्टर्स में कैसे मूव्स आए हैं, उनमें से कौन से सेक्टर्स हैं जो अभी पॉजिटिव मोमेंटम में हैं, जिनको हम प्रेफर्ड कहते हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो अवॉइड में चल रहे हैं, ताकि जो पॉजिटिव मोमेंटम में आए आए हुए सेक्टर्स हैं उनमें से ही हम स्टॉक्स को पिक करें। और फिर उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को कैसे पहचानें, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे मेंटेन्ड है। देखिए कौन सा सेक्टर आपको एनालाइज करना है, और उसके स्टॉक्स को देखिएगा, अपने आप आपके सामने ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे कहिए, या सेक्टोरल स्ट्रेंथ के बेसिस पे कहिए, या जो हमारा सेटअप है फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच स्टैन मीनस्टीन का, उसके मुताबिक आपको ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सकती है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, जिसको कि मैंने डैशबोर्ड पे इंप्लीमेंट किया है। कैसे इंप्लीमेंट किया है, आप नीचे की लिंक पे जाकर के इस कोर्स को परचेज करके सीख सकते हैं, या अपनी तरफ से इस लिंक को याद रखिएगा, यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आपको आज का जो मेरा इनपुट्स है वो कैसे लग रहे हैं, डेफिनेटली फीडबैक में, रिव्यूज में नीचे दीजिए। फॉरवर्ड करिएगा अपने दोस्तों में, अपने नेटवर्क्स में इन वीडियो को, ताकि आप उनके भी फायदे की बात कर सकते हैं। अब आप देखते हैं एक स्पेशल स्टॉक
जिसको मैंने कल भी डिस्कस किया था, अपार इंडस्ट्रीज। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आज आपको हाईलाइट करना चाहता हूं वो है इस कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो ये कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखिए आप। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों से एवरेज 20 के ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ 40 के ऊपर बनी हुई है। रिसेंट ईयर में प्रॉफिट डाउन हुआ है। क्यों डाउन हुआ है? क्योंकि उसकी यूएस की डिपेंडेंसी के कारण टैरिफ के इम्पैक्ट ने इसको निगेटिवली हर्ट किया है। राइट। और कंसिस्टेंटली बना हुआ इसका 20 के ऊपर का आरओई है। तो फंक्शनली आप देखेंगे ये ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंटली अच्छे रन रेट के साथ अपनी बिजनेस की एफिशिएंसीज को मेंटेन किए हुए हैं। रीसेंट करेक्शन के बाद विद द पॉजिटिविटी ऑन द यूएस टैरिफ साइड, आपको इसमें अभी एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है, एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इसको डेफिनेटली स्टडी करिएगा। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है जो मुझे कल मिली, वो है कि आपके एफआईआई का यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। डीआई का कंट्रीब्यूशन इन द शेयर होल्डिंग इज ऑल्सो मोर। और जो रिटेलर्स हैं, जो फ्री फ्लोट है, वो अभी 10% के भी नीचे है। आपको शेयर होल्डिंग काउंट में भी दिखेगा कि काफी बड़ा ड्रॉप आ गया है। तो करीब करीब 8,000 जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वो अभी कम हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि छोटे ट्रेडर्स, छोटे इन्वेस्टर्स के हाथ से ये सब स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो गए हैं बड़े स्ट्रांग इन्वेस्टर्स के हाथ में। क्योंकि स्टॉक्स के नंबर, यूनिट्स उतने ही हैं, लेकिन जिनके पास है उनका नंबर कम हो गया है। यानी जितने लोग पहले स्टॉक्स को लेके बैठे थे वो लोग अभी कम है। यानी कम लोगों के बीच में अभी ये एलोकेशन हुआ है। जिसका मतलब है कि इस स्टॉक्स के अंदर अभी बड़े प्लेयर जो है आकर के बैठ गए हैं। एफ आई डी आई का भी स्टेक बढ़ गया है। और मैंने आपको दिखाया चार्ट पे भी अच्छा सेटअप है। और दूसरा, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग बिजनेस है। तो अपार इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली एज अ स्पेशल केस एनालाइज करिए और रखिए अपने वॉच लिस्ट में। तो आज के जो 3 टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, मेनली आईटी सेक्टर में निगेटिविटी क्यों आई है, एनर्जी सेक्टर है जो काफी अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसमें से किन स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं, एक स्पेशल स्टॉक अपार इंडस्ट्रीज। और अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, इस वीकेंड को जो आने वाला मेरा वीडियो है उसमें मैं आपके लिए एक नई स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा ऑन स्विंग पोजिशनल बेसिस। तो आप लॉन्ग टर्म स्विंग्स के साथ कैसे पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, उसकी स्कैनर्स के साथ बनाई हुई स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम कर रही है, कहाँ पे इससे आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में भी रिट्रेसमेंट पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। डेफिनेटली शुक्रवार का वीडियो देखिएगा और डेली जैसे मेरे पास अपडेट्स आएंगे, कुछ भी स्पेशल अपडेट्स आएंगे, तो मैं आपके साथ इस डेली डाइजेस्ट में कनेक्ट होते रहूंगा। तो चलिए, टेक केयर एंड लेट्स मीट अगेन नेक्स्ट टाइम सून।